दोस्तों, मेरठ के जाने माने रईस अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना मुंह कपड़े से बांधते हैं और आधी रात को बहुत गुपचुप तरीके से अपने सबसे भरोसेमंद नौकर के घर पर पहुंच जाते हैं। वो ऐसा काम करने के लिए जाते हैं कि जो आज से पहले करना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी वह पाप समझते थे। लेकिन कहते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिससे देवता भी नहीं बच पाए, तो इंसान क्या चीज है। दोस्तों, ये उसी तरीके की कहानी है। बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की। उन व्यक्ति का नाम सेठ प्रेमनाथ होता है। दोस्तों, यहाँ पर नाम बदल दिया गया है क्योंकि किसी की निष्ठा का उल्लंघन ना हो। तो दोस्तों, जो सेठ प्रेमनाथ जी होते हैं, बहुत ही अमीर आदमी, करोड़पति अरबपति आदमी होते हैं। बहुत लंबा चौड़ा उनका कारोबार था। उनके परिवार में कुल 5 लोग होते हैं। 2 जवान बेटियां, एक 22 साल की, एक 24 साल की, एक 19 साल का बेटा। उसके अलावा उनकी एक पत्नी होती है और खुद होते हैं। ये 5 लोग होते हैं। तीनों बच्चे दिल्ली के नामी ग्रामी कॉलेज में पढ़ाई करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था दोस्तों। लेकिन एक दिन उन सेठ जी की दुनिया उजड़ जाती है। सब कुछ तबाह हो जाता है क्योंकि जान से ज्यादा वह जिसे प्यार करते थे, उनकी पत्नी राधिका, उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जिस पत्नी को अपने जीवन में पिछले 28 सालों में कभी 15 दिन 1 महीने के लिए भी उससे अलग नहीं हुए थे, अचानक से वह हमेशा के लिए उनको छोड़कर चली जाती है, जिससे वह इस सदमे से उभर ही नहीं पाते हैं। डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनकी तबीयत खराब होने लगती है, गुमसुम रहने लगते हैं, कारोबार में उनका मन नहीं लगता है और इसका असर चारों तरफ से होने लगता है। अब दोस्तों, उन्हीं का एक सबसे भरोसेमंद नौकर पिछले 20 सालों से उनके साथ काम करता था, जिसका नाम मदन लाल होता है। दोस्तों, वह जब सेठ जी को इस हालत में देखता है, बहुत ही निराश होता है, परेशान होता है। वो सेठ जी को बहुत समझाता है, बुझाता है, लेकिन सेठ जी समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन वो ऑफिस में बैठे थे और मदन लाल को बुलाते हैं। कहते हैं कि मदन, मेरा तो भगवान पर से भरोसा उठ गया है और मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि राधिका मुझे यूं छोड़कर चली जाएगी। मैंने सोचा था कि जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा, उसके बाद रिटायरमेंट होकर अपनी पत्नी के साथ बैठे दिन रात बातें किया करूंगा। लेकिन अब ऐसे लगता है कि मेरा भी वक्त आ चुका है। अब मैं जीना नहीं चाहता दोस्तों। उसके बाद मदन लाल कहता है कि सेठ जी, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, कारोबार के बारे में सोचिए। इस दुनिया से सबको एक दिन जाना होता है, जिसका जब वक्त आएगा वह चला ही जाएगा। तो मैडम का वक्त आ गया था, वह चली गई। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? आप बच्चों के बारे में सोचिए। तो सेठ जी कहते हैं कि मदन, जो मेरे बच्चे हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, मुझसे ज्यादा होशियार हैं, मुझसे ज्यादा पढ़ाई कर रखे हैं। मुझे उनकी चिंता नहीं है। जो भी करेंगे मुझसे अच्छा ही करेंगे। ऐसे लगता है कि जैसे राधिका मुझे ऊपर बुला रही है और मुझे लगता है कि मुझे उसके पास जाना चाहिए। अब दोस्तों, जब यह बात मदन लाल सुनता है, बहुत निराश हो जाता है। कहता है, सेठ जी, आप शादी कर लीजिए, जिसका वो कड़े शब्दों में विरोध करते हैं, मना करते हैं, बोलते हैं, मदन लाल, ऐसी स्थिति में ऐसी बातें मत करो। दोस्तों, एक दिन वो अपने घर में बैठे होते हैं, तभी सेठ जी देखते हैं कि एक महिला जो है, नई नौकरानी जो है, वो राधिका का शॉल ओढ़े हुए, उनकी पत्नी का शॉल ओढ़े हुए घर के काम कर रही है। सोफे पर बैठकर उसको देखते हैं तो मदन लाल को बुलाते हैं। बोलते हैं, मदन, यह कौन महिला है, इस तरीके से काम कर रही है, राधिका का शॉल ओढ़ रखा है। तो मदन बोलते हैं कि सर, ये जो है नौकरानी है, नई, ये मेरी जान पहचान की है, बहुत गरीब थी, मुझसे काम मांग रही थी, तो मैंने जो है इसको काम पर रख दिया। आपका पर्सनल काम करेगी, आपकी देखभाल करेगी। तो बोलते, कैसी देखभाल करेगी? तो बोले, आपका ब्रश से लेकर आपके नहाने खाने तक का, आपके कपड़े जूते चप्पल, सबका काम यही करेगी। उसके बाद आपका खाना भी बनाएगी, खिलाएगी, समझ लीजिए यही सब कुछ करेगी। दोस्तों, जब सेठ जी देखते हैं उसको वह शॉल ओढ़े हुए इधर उधर चल रही थी, उसको निहारते रहते हैं और ऐसे में उन्हें राधिका की ओर याद आती है। तो मदन लाल से कहते हैं, ठीक है मदन लाल जी, जैसा तुम सोचो। अब तो दोस्तों, अगले दिन जैसे ही सेठ जी उठते हैं, उसके बाद जो सुमन होती है दोस्तों, उस नौकरानी का नाम सुमन होता है। वह ब्रश लेकर आती है, उनके टावल लेकर आती है, सेठ जी की इतने अच्छे से देखभाल करती है, चाय नाश्ता सब कुछ। उसके बाद साफ सफाई सारा कुछ नहाकर सेठ जी आते हैं, उनके सर पर तेल रख देती है, बहुत ही ज्यादा उनकी देखभाल करती है। दोस्तों, इससे जो सेठ जी थे, जो प्रेमनाथ जी थे,
उनका दिमाग थोड़ा तरोताजा होता है। अगले दिन जब वो दफ्तर जाते हैं तो खुद को तरोताजा महसूस कर रहे थे, और ये चीज जब मदन लाल देखता है तो बहुत खुश होता है। 20 सालों से वो भी सेठ जी के साथ ही काम कर रहा था, तो उसे बड़ी खुशी मिलती है। दोस्तों, उसके बाद जो पहले दिन से सिलसिला शुरू हुआ वो 4 महीनों तक चलता रहा। जो सुमन थी उनकी ऐसे ही देखभाल करती थी जैसे वो गेट के अंदर आते थे। उनका पैर छूकर उनको प्रणाम करती थी, जब वह जाते थे पैर छूकर उनको विदा करती थी, उनकी मनपसंद की चीजें बनाती थी, खिलाती थी, सब कुछ व्यवस्थित रखती थी, सारा कुछ उनका जान से ज्यादा उनका ख्याल रखती थी। एक बार सेठ जी उसको बुलाते हैं, कहते हैं इधर आओ, इधर आओ, बैठो तुम। दोस्तों, जब वो बैठती है नीचे, वो कहते हैं नहीं, सामने बैठो, सोफे पर बैठो। जैसे सुमन बैठती है तो उससे पूछते हैं क्या नाम है तुम्हारा, तो बोलती है सेठ जी, मेरा नाम सुमन है। तो कहते हैं कि सुमन कितने बच्चे हैं तुम्हारे, तो कहती है सेठ जी मेरा कोई बच्चा नहीं है। तो बोले क्यों, बच्चा क्यों नहीं है, बहुत हैरानी से सेठ जी पूछते हैं। तो सुमन ने कहा कि सेठ जी मेरा एक बेटा था 22-23 साल का, पिछले ही साल जो है मस्तिष्क बुखार उसको हो गया, बहुत पैसा लगाया हम लोगों ने, लेकिन उसको नहीं बचा पाए, उसकी मौत हो गई। उसके बाद सेठ जी बोले और तुम्हारा पति क्या करता है, तो सुमन ने कहा कि उनकी तो मौत बहुत ही पहले हो गई थी। जब यह बात सुनते हैं सेठ जी तो बहुत दुखी हो जाते हैं, कहते हैं ये तुम अपना चेहरा क्यों हमेशा क्यों घूंघट निकाल के रखती हो। तो सुमन कहती है कि क्या करूं, जो भी मेरा मुंह देख लेता है मुझे ताने मारता है, मेरे मुंह पर ही बोल देता है कि अरे ये मैं किसका मुंह देख लिया, तो इसलिए मैं अपना चेहरा छुपा कर रखती हूँ। सेठ जी बोलते हैं बताओ, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, तुम इतना काम करती हो लेकिन 2 दिन बाद से वो आना बंद कर देती है। सेठ जी परेशान हो जाते हैं। सेठ जी कहते हैं मदन, वो सुमन कहाँ चली गई, 2 दिन से दिखाई नहीं देती है, मैं तो पूरी तरीके से उस पर डिपेंड हो गया हूँ, उसके बिना कोई काम ही नहीं होता, ये घर इतना सूना सूना लग रहा है, कहाँ चली गई है, क्या हो गया उसको। तो मदन ने बोला सेठ जी उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वह आ नहीं रही है। 2 दिन से तो उन्होंने बोला कि तबीयत खराब हो गई है, तुमने बताया क्यों नहीं, मुझे यार चलो उससे मिलकर आते हैं, उसको देख कर आते हैं। तो मदन ने बोला कि सर आप वहां पर जाएंगे तो आप अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे, तो लोग सोचेंगे यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। सेठ जी ने कहा नहीं यार, मुझे कैसे भी करके ले चलो, सुमन के पास मैं उसका हालचाल जानना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद आधी रात को मुंह पर कपड़ा लपेटा और जैसा कि मैंने शुरू में बताया, वह जाते हैं मदन लाल के घर, और वहीं बगल में उसका भी घर होता है। जाकर उससे मुलाकात करते हैं, चेहरा फिर भी नहीं देख पाते, वहां से उसका हाल चाल लेके उसको 2-4 हजार एक्स्ट्रा देकर अपने घर पर चले आते हैं। और 2-3 दिन बाद जब फिर सुमन आती है तो उसका हाल चाल पूछते हैं। सुमन से कहते हैं कि सुमन काम कम करा करो, इतना काम करोगी तो ऐसे ही होगा। दोस्तों, इस तरीके से सेठ जी के दिल में कहीं ना कहीं सुमन बस जाती है, और तभी दोस्तों उनके कॉलेज की जो बेटियां, उनकी 2 थी जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी, वो घर पे आ जाती हैं, और उसके बाद वो देखती हैं कि ये नई नई महिला कौन है। वो अपने पिताजी से पूछती हैं कि पापा ये कौन महिला है जो आपके छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती है, हम लोगों का भी इतना ख्याल रख रही है जैसे कि मम्मी हो हमारी। इतना तो मम्मी भी हमसे प्यार नहीं कर पाती थी जितना ये प्यार जताती है, ये कौन महिला है। तो सेठ जी बोलते हैं कि बेटा गुस्साओ मत, इसका दिल बड़ा साफ है, बहुत ही अच्छी है, ये इसके साथ तुम लोग रहोगी 4-6 दिन 10 दिन तो तुम लोगों को पता चल जाएगा कि ये कितनी अच्छी महिला है। दोस्तों, उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर उनकी बेटियों को भी पता चल गया कि ममता से भरी हुई औरत है, ये आंटी जो है इनके दिल में बहुत सारा प्यार है। दोस्तों, बहुत खुश होती हैं। एक दिन वो सुमन को लेकर मार्केट चली जाती हैं। हमेशा वो मठमेली साड़ियां, सफेद कलर की साड़ी, आसमानी कलर की, यही सब साड़ी पहनती थी। उसके लिए रंग बिरंगी साड़ियां लेती हैं, लाल पीले 2-3 साड़ियां। उसके बाद उसको घर पर लेकर आती हैं और सुमन से कहती हैं कि आंटी आप इन साड़ियों को पहनो और घूंघट के बिना आप घर में रहो, घूंघट में रहती हो तो अच्छा नहीं लगता, हम आपका चेहरा नहीं देख पाते। दोस्तों, सुमन बहुत मना करती है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती, इनके जिद के आगे किसी की क्या बस की, इनकी बात ना माने, सुमन को पहनना पड़ता है। वह साड़ी पहन के उस घर में जब चलने लगती है तो सेठ जी देखते हैं कि ये महिला कौन है जो काम कर रही है, सुमन कहां पर है, क्योंकि वो सुमन को नहीं देखते थे। 5 मिनट 10 मिनट उनको चैन नहीं आता था। सुमन उनको इतनी अच्छी लगती थी तो खुद उसको बुलाते हैं और कहते हैं ये बताओ तुम कौन हो, सुमन कहां पर है। तो बोलती है सेठ जी मैं ही सुमन हूं। दोस्तों, सुमन का ये चेहरा देखकर सेठ जी एकदम दंग रह जाते हैं,
हैरान रह जाते हैं। उसके बाद उसको हैरानी भरे नजरों से देखते हैं और कहते हैं, बताइए, इतना खूबसूरत चेहरा तुम छुपा कर रखती थी। दोस्तों थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और अपने पापा के चेहरे पर ये जो मुस्कुराहट थी, इसको बेटियां पर्दे के पीछे से देख रही थी। वो बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो रात को अपने पापा से बोलती हैं कि पापा, आप शादी कर लीजिए। अब जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, क्या बात कर रही हो तुम लोग? तो कहती, हाँ पापा, भले ही आप सुमन आंटी से ही शादी कर लीजिए, आप शादी कर लीजिए। अब दोस्तों जब सुमन का नाम वो लेती हैं और सेठ जी जब सुनते हैं तो दोस्तों उनके मन में तो सुमन 2-4 महीने पहले से ही बस चुकी थी, लेकिन वो कभी कह नहीं पाए। मदन से भी कई बार कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। आज बेटियों ने जब खुद कह दिया कि आप चाहे सुमन आंटी से ही शादी कर लो, क्योंकि मैं आंटी को खोना नहीं चाहती हूं। हम लोगों से आंटी बहुत प्यार करती हैं, हम लोग भी आंटी से बहुत प्यार करते हैं। और अंत में सेठ जी हां कर देते हैं। दोस्तों जो भी कुछ सेठ जी के साथ हुआ, उनकी बेटियों ने और मदन ने पहले से ही प्लान बनाकर रखा था। जब सेठ जी डिप्रेशन में थे, उनकी बचने की उम्मीद नहीं थी। ऐसे लग रहा था कि वह अब इस दुनिया से चले ही जाएंगे। अपनी पत्नी की याद में तो मदन लाल बहुत परेशान होते हैं और एक दिन दिल्ली जाकर उन बेटियों से मुलाकात करते हैं और उस बेटे से भी मुलाकात करते हैं। यह चारों लोग बैठकर विचार विमर्श करते हैं। मदन लाल कहते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेठ जी ज्यादा दिन इस दुनिया में रहेंगे ही नहीं। यह बात सुनकर बेटियां बहुत दुखी होती हैं, रोने लगती हैं। वो कहती हैं, नहीं अंकल, आप कैसे भी करके पापा की जान बचाइए। हम कुछ नहीं जानते, आप कुछ भी करिए, आप उनकी शादी करवा दीजिए। किसी ऐसी महिला की तलाश करिए कि जो पापा का दिल जीत सके, जो मम्मी की जगह ले सके। तो दोस्तों जो सुमन होती है वो मदन लाल की साली होती है, विधवा होती है। मदन लाल उससे बात करते हैं तो पहले तो कहती है, मुझसे यह नहीं हो पाएगा, इस तरीके का नाटक नहीं हो पाएगा। तो बोलते हैं कि नाटक नहीं करना, तुम्हें रियल में ही करना है। सेठ जी बहुत अच्छे आदमी हैं, 50 साल उनकी उम्र है, 45 साल की उम्र तुम्हारी भी है। तुम्हारी वजह से ये बेटियां अनाथ होने से बच जाएं। दोस्तों वो बेटियां उनके पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं, आंटी प्लीज आप हमारी मदद करिए, आप प्लीज हमारे पापा को बचाइए। तो इस तरीके से सारे लोग प्लान बनाकर और सुमन को जो है सेठ जी के घर में नौकर बनाकर भेजते हैं। और वाकई में सुमन एक बहुत ही अच्छी महिला थी, बहुत ही शानदार औरत होती है। वह पूरी ईमानदारी से काम करती है और आखिरकार सेठ जी एक ऐसी दोस्त पाकर, एक ऐसा साथी पाकर वह अपने पत्नी के गम को भुला देते हैं और उनके बच्चे अनाथ होने से बच जाते हैं। सुमन उसी समर्पण से उस परिवार को संभालती है, वैसे ही काम करती है और यह देखकर मदन बहुत खुश होता है। बेटियां बहुत खुश होती हैं, वो बेटा बहुत खुश होता है। दोस्तों वैसे सुमन को धन और दौलत की लालच थी नहीं, जैसे हाल सेठ जी का था वही हाल सुमन का भी था। अपने बेटे की मौत से सुमन भी एकदम डिप्रेशन में आ चुकी थी, लेकिन वह सोची कि चलो किसी की जिंदगी बच जाए, किसी का घर बच जाए, कोई और बच्चे हैं जो अनाथ होने से बच जाए। तो इसीलिए उसने जो है फैसला किया कि ठीक है, मैं ऐसा ही काम करूंगी। तो जो भी कुछ हुआ यह मदन लाल और उनकी बेटियों ने प्लान किया हुआ था और इसको अंजाम दिया था सुमन ने। लेकिन कुछ भी हो, जो भी हुआ बहुत बेहतर हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद इन दोनों की शादी हो गई, बच्चे अनाथ होने से बच गए। और दोस्तों ये 2005 की कहानी है, सारे लोग अपने अपने जगह पर सुखी हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।